student, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about strategies of cooperative learning. आज हम ऐसी रणनीतियों की बात करेंगे जो कोऑपरेटिव लर्निंग में सहायक होती हैं। सहकारी अधिगम की जो प्रमुख युक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं: थिंक, पेयर, शेयर, जिगसॉ, 3 स्टेप इंटरव्यू, राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग, 3 मिनट रिव्यू, नंबर्ड हेड्स टुगेदर, टीम, पेयर, सोलो और सर्किल द सेज। सबसे पहले हम बात करेंगे थिंक, पेयर, शेयर की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि थिंक यानी सोचना, पेयर यानी जोड़े बनाना और शेयर यानी बांटना, यानी कि सोचिए, जोड़े बनाइए और बांटिए। इसमें एक प्रकार से 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इसमें अध्यापक द्वारा बालकों को एक समस्या दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि इस पर आप व्यक्तिगत रूप से सोचें। एक एक करके अपने तरीके से सोचने के बाद वे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं और समस्या के बारे में विचारों को इकट्ठा करके अपने विचारों को संगठित करते हैं। इसके पश्चात शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चों द्वारा उनका उत्तर दिया जाता है और अपने सहपाठियों के साथ इनका आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद वे चर्चा करते हैं कि एक दूसरे से सहमत हैं या असहमत। इसका उद्देश्य शिक्षकों को मुक्त चिंतन के लिए समय प्रदान करना, प्रतिभागिता को बढ़ावा देना और उन्हें अपने चिंतन को साझा करने के लिए अवसर प्रदान करना है। दूसरी जो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज आती है वह है जिगसॉ। जिगसॉ जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली युक्ति है। खास तौर पे हम जब कोई खोज करनी हो, कोई प्रयोग करना हो या फिर समूह प्रोजेक्ट देने हो, तब हम जिगसॉ विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं। इसमें अधिगमकर्ता अपने अनुभवों का एक दूसरे के अनुभवों को दूसरे को बताते हैं और एक ग्रुप में जो टास्क दी जाती है उसको कंप्लीट करने में मदद करते हैं। इसमें जो समूह बनाए जाते हैं, मान लीजिए 4 बच्चों का एक समूह है, तो उसमें जो बच्चे हैं उनकी योग्यता, उनका मेंटल लेवल और उनमें जो सेम स्किल्स हैं वो नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए 8 बच्चों का एक समूह बनाया गया है, तो उसमें जो बच्चे हैं उनकी जो योग्यता है, उनका जो मेंटल लेवल है और उनमें जो स्किल्स हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जिन बच्चों में एक से स्किल्स हैं उन बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाए, यानी कि हर ग्रुप में एक ही तरह का विद्यार्थी होना चाहिए। इसमें हर ग्रुप को एक ही प्रकार की समस्या दी जाती है। हर ग्रुप अपने हिसाब से उस समस्या को सॉल्व करता है। अपने ज्ञान के आधार पर, पूर्व अनुभवों के आधार पर और अपनी क्षमता के अनुसार वे इसमें कार्य करते हैं। और जब समस्या का समाधान हो जाता है तो एक जैसे स्किल के जो बालक हैं उन बालकों को एक ही ग्रुप में वापस भेज दिया जाता है। उन्होंने अपने अपने ग्रुप में जो सीखा, जब उनको एक साथ कर दिया जाता है तो वे अपने अनुभवों को पूरी कक्षा में शेयर करते हैं और यह रणनीति बहुत ही प्रभावी होती है। नेक्स्ट जो युक्ति है वो है 3 स्टेप इंटरव्यू। यह इंटरव्यू ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए होता है जिनका कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं होता है, यानी कि जिनका उत्तर यस और नो नहीं होता है। इसमें जो अध्यापक है वो किसी भी मुद्दे को, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को या फिर कोई भी इश्यू पूरी कक्षा के सामने रखते हैं। उसके बाद अध्यापक द्वारा जब अध्यापक अपने विचारों को रख देता है तो विद्यार्थियों के जोड़े बना दिए जाते हैं
और समाधान को या फिर विचारों को बेहतर बनाने के लिए जोड़े में इंटरव्यू लेते हैं। इस जोड़े में एक इंटरव्यू लेने वाला होता है और एक इंटरव्यू देने वाला होता है। इन विचारों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया जाता है, यानी कि जो इंटरव्यू देने वाला है वो इंटरव्यू लेने वाला बन जाता है और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू देने वाला बन जाता है। इसके बाद जब दोनों के बीच जो इंटरव्यू हुआ और जो विचार सामने आए वो पूरी कक्षा के सामने रखे जाते हैं। फिर कक्षा के सभी विद्यार्थी उस पर डिस्कस करते हैं, प्रश्न करते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं। इस प्रकार हम किसी भी सही निर्णय पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो स्ट्रेटजी आती है वह है राउंड रोबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक समूह में एक विद्यार्थी को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह एज ए रिकॉर्डर की तरह ग्रुप में जो भी चर्चा होती है, बहस होती है या फिर जो भी क्रियाकलाप होंगे उनको रिकॉर्ड करेगा। जब उस बालक द्वारा रिकॉर्डिंग कर ली जाती है तो रिकॉर्डिंग के बाद अध्यापक समस्या का विभिन्न समाधानों के साथ कक्षा में प्रस्तुत करता है और विद्यार्थियों से कहता है कि यदि आपके पास भी कोई समाधान है तो उसे प्रस्तुत करें। इसमें ग्रुप में जितने भी विद्यार्थी होते हैं ये एक एक करके समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं और अंत में जो रिकॉर्डिंग करता है वह पूरी कक्षा में जो भी आउटकम आया है उसे पूरी तरह से प्रदर्शित करता है, उसका प्रस्तुतिकरण करता है, उसे प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो कोऑपरेटिव लर्निंग की युक्ति आती है वो है 3 मिनट रिव्यू। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कक्षा में पढ़ाते वक्त अचानक से किसी मुद्दे पर चर्चा की जाए। इसमें बालकों से कहा जाता है कि आप इस टॉपिक पर सोचें, विचार रखें अपने और फिर बताएं कि अब तक जो डिस्कशन की गई है उसका रिव्यू क्या आया है। इसमें बालकों को केवल 3 मिनट का समय दिया जाता है। एक तरह से इसमें शिक्षक द्वारा पहले कोई व्याख्यान दिया जाता है, फिर अचानक से यदि कोई महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है तो उस पर वह रुक जाता है और विद्यार्थियों से यह कहता है कि आप अपने साथी या समूह के सदस्यों के साथ अपने विचारों को डिस्कस करें और आपसी परिचर्चा में जो बिंदु अस्पष्ट लग रहे हैं उन्हें स्पष्ट करें। फिर आपस में प्रश्न पूछे जाएं। फिर शिक्षक द्वारा 3 मिनट के पश्चात प्रश्नोत्तर सत्र प्रारंभ किया जाता है, जिसमें उत्तर देने के लिए अन्य समूह के शिक्षार्थियों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग की जो एक अन्य युक्ति है वो है नंबर्ड हेड्स टुगेदर। इस युक्ति में बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर कुछ नंबर दे दिए जाते हैं। फिर हर बच्चे को एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है। जब अध्यापक द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है तो हर एक समूह से एक जैसे नंबर वाले बच्चों को एक साथ बुलाया जाता है और अध्यापक द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का समाधान करने के लिए वे आपस में चर्चा करते हैं और इस ग्रुप में काम करने के बाद अपने ग्रुप में वे वापस चले जाते हैं और वापस जाकर वो उस ग्रुप में लीडर का काम करते हैं। फिर अपने ग्रुप में से जो भी आइडियाज आते हैं वो पूरी कक्षा के सामने प्रेजेंट करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग की जो नेक्स्ट युक्ति आती है वो है टीम पेयर सोलो। इसका प्रयोग हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए करते हैं जो बहुत ही गंभीर प्रकार के मुद्दे होते हैं, जिन पर कई बार एकल चिंतन करना संभव नहीं होता है। इसके अंतर्गत पहले बालक ऐसी समस्या की पूरी कक्षा में चर्चा करते हैं, यानी कि पूरी कक्षा को एक समूह के रूप में
मानकर चर्चा करते हैं। उसके बाद वे जोड़े बनाते हैं और चिंतन करते हैं। चिंतन करने के बाद फिर वो एकल चिंतन करते हैं। यानी कि इस युक्ति का यह मतलब है कि जिन समस्याओं पर व्यक्तिगत चिंतन नहीं हो पाता है, वे समस्याएं भी इस मेथड से इजी तरीके से सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट जो कोऑपरेटिव लर्निंग की युक्ति है वो है सर्किल द सेज। यहाँ सेज से तात्पर्य है किसी ज्ञानी या महात्मा से या किसी विशेषज्ञ से। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी विशिष्ट प्रकार की जो जानकारी होती है वो हर किसी के पास नहीं होती है। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यदि कोई प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें सभी बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकता और वो प्रोजेक्ट बनाना भी सभी बच्चों के लिए आवश्यक होता है, या फिर कोई ऐसी जानकारी जो बाहर जाकर एकत्रित की जानी है और वहाँ सभी बच्चों को एक साथ नहीं ले जाया जा सकता। कुछ बच्चे हैं जो क्लास में, उनमें से कुछ बच्चों को ही 3-4 बच्चों को ही वहाँ ले जाया जाता है, जिससे वे वहाँ जाकर उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करके लाते हैं। फिर वो विद्यालय में या क्लास में आकर उसे बताते हैं। जितने भी विद्यार्थी बाहर जाकर जानकारी एकत्र करके लाते हैं, उनमें से एक एक बालक को पूरी कक्षा में ग्रुप बनाकर उनका लीडर बना दिया जाता है और वे बच्चे अपनी जानकारी को अपने ग्रुप में प्रस्तुत करते हैं। फिर वही जानकारी पूरी कक्षा में प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार जो प्रोजेक्ट से संबंधित विशिष्ट प्रकार की जानकारी होती है वो कक्षा के सभी बालकों तक पहुंच जाती है। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार की जो सहकारी अधिगम युक्तियां हैं, इनका प्रयोग करके कक्षा अध्ययन को अधिक रुचिकर बना सकते हैं। इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं वो शिक्षार्थियों की तर्क क्षमता को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती हैं।